तो क्लास 10th का हिंदी का असाइनमेंट अभी तक आप लोगों ने 3 ठो जमा कर दिया, लेकिन तीनों असाइनमेंट मैंने जब उसको चेक किया तो बहुत सारा गलतियां पाया गया, जिसको यदि अभी आप ये चौथे असाइनमेंट में सुधार यदि नहीं करते हैं तो फिर आपका मार्क्स जो पहले मिला है वही मिलेगा। क्योंकि इसके पहले भी मैं आपको एक वीडियो भेजा था और उसमें स्पष्ट बताया था कि आपका लिखावट सुंदर सुंदर अक्षरों में होना चाहिए, ताकि आपका फाइल देखने से लगे कि आपने फाइल बनाया है, तभी आप 20 में 20 का अंक बनते हैं। अन्यथा आपका मार्क्स करते आया है, आप फिर भी करते रहेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से आप प्रोजेक्ट को बनाइए और ला करके जमा करिए। ऐसा माध्यमिक शिक्षा मंडल का आदेश है और ये आपका जमा किया हुआ असाइनमेंट पूरे माध्यमिक शिक्षा मंडल को स्कूल के माध्यम से चला जाएगा और उसका लाभ जो मिलना है आपको शासन लाभ दे। अब आप क्लास 4th का जो असाइनमेंट आपको भेजा गया है उसमें देखिए पहला है कि दिए गए पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ लिखिए का मतलब होता है कि आपको पूरा सिस्टम में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा पहले संदर्भ, पहले आपने लिखा संदर्भ, मैं बहुत बार इस चीज को बताना है, फिर भी बता देता हूं। दूसरे नंबर में लिखना है प्रश्न, तीसरे नंबर में लिखना है अर्थ और चौथे नंबर में लिखना है। अब ये देखिए 4 पॉइंट में यदि आप लिखते हैं इस भावार्थ को तब तो आपको 4 अंक माध्यमिक शिक्षा मंडल देगा। अन्यथा आपका उठाए नेट से अर्थ मिल गया, छाप दिए, लाकर के जमा कर दिए, बोले लाओ नेट से तो लिखा आपने काट लिया तो कटेगा। क्योंकि आपका खाली ये सिस्टम में लिखना बहुत जरूरी है। आप नेट से लिखिए, कहीं से भी लिखिए, लेकिन सिस्टम में लिखिए। जैसे मान लीजिए पहला दिया है जीवन का झरना, तो जीवन का झरना इस संदर्भ में आना चाहिए। ये पाठ का नाम है जीवन का झरना। बहुत सारे लड़के होते हैं पाठ 6.1 कट गया, मत चिल्लाइएगा, आएंगे दिखा दूंगा, इसलिए आपको 10 नंबर दिया था। तो आपको लिखना है स्पष्ट कि जीवन का झरना पाठ का नाम हो गया और इसके कवि का नाम है आरसी प्रसाद सिंह। तो इस चीज को आप लिखेंगे संदर्भ में। पाठ का नाम मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं और दूसरे में आता है कवि का नाम। अब देखिए, अब आप डायरेक्ट खाली लिख दिए जीवन का झरना और पाठ का कवि का नाम लिख दिया आरसी प्रसाद। लेकिन आप कितना सालों से पढ़ रहे हैं, प्रश्न क्या करते आ रहे हैं, बुढ़ापा आने के समय आ गया, आपका भी 10th में आ गए, 12th में जाएंगे तो भी हिंदी पढ़ने को मिलेगा। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा ढालिए और लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक जीवन का झरना नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि आरसी प्रसाद सिंह है। तभी आप 1 नंबर पाएंगे, नहीं तो खाली वही लिख देंगे तो कटेगा, स्वाभाविक है। इसके बाद आइए, तो ये आपको संदर्भ में लिखना है। दूसरा है प्रश्न। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे? देखिए प्रसंग मतलब होता है बातचीत, किसके मैं किस चीज के बारे में प्रसंग किया गया है, क्या बूढ़ा बूढ़ी का है या किसी जानवर का प्रसंग है, जंगल का प्रसंग है, नदी नाले का प्रसंग है। ये आपको कविता से थोड़ा सा घूम के समझना पड़ेगा कि कवि किस ओर लेके जा रहा है। तो जब उस कविता को पढ़ेंगे तो अपने आप आपको कथा का पता चल जाएगा कि इस कथा का प्रसंग क्या है। तो जैसे आप पढ़ेंगे तो देखिए आरसी प्रसाद ये जीवन का झरना जो है, आप ये समझ जाइए कि जीवन और झरना दोनों देखें, जीवन हमारा भी है, आपका भी है, और झरना तो देखिए और तो दुनिया संसार का नेचुरली गॉड गिफ्टेड है, हम लोग भी गॉड गिफ्टेड है। तो दोनों गॉड गिफ्ट को एक साथ मिला दिया है कवि ने। बोला कि हमारा जीवन
क्योंकि दोनों नेचुरल बनाया, दोनों ने भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ है। इसलिए कवि ने हमारे जीवन को, आपके जीवन को एक झरना में बहा दिया कि देखिए झरना कैसे बहता है, वैसे जीवन भी बहता है। हम लोग का जीवन बह रहा है जैसे झरना बह रहा है। तो कवि हमारे लिखे कि यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। ये हमारे बस का बात नहीं है कि हम किस रास्ते में चलेंगे, ये सब ऊपर वाले का देन है। हर आदमी प्रयास करता है कि हमारा बहुत अच्छा विलासिता जीवन व्यतीत हो, बहुत अच्छे से रहे, अच्छे से खाए पिए, स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ वरदान है। तो कभी ये भी लिखा है कि सुख दुख के, सुख और दुख दोनों के बीच में हमारा जीवन बहता है। जैसे झरना, आप देखिए झरना के दो किनारे और बीच में झरना बह रहा है। अब झरना कहीं कहीं आप देखे जाते हैं, बहुत से लोग अमृत धार मर के चले जाते हैं वही झरना देखने के लिए। पहाड़ से गिर रहा पानी, जाके देखेंगे, सेल्फी लेंगे, फोटो खिंचाएंगे, पीछे खिंचाते खिंचाते अपने खिंचा जाते हैं। तो जिंदगी ही है। आप सोचे कि हम जिंदगी का आनंद थोड़ा और नेचुरली मिले, ऊपर वाला अच्छे से नेचुरली कर देता है। इसलिए आप थोड़ा सा झरने का आनंद, जीवन का आनंद सोच समझ करके और अपने पग को डालते हुए आनंद लीजिए, तभी आपका जीवन सुख और दुख दोनों तीरों से चलते रहेगा। आप उसमें घबराइए मत। आगे लिखे, कब फूटा गिरी के अंदर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस गाड़ी से भरकर आया समतल में अपने को सीखे। देखिए वैसी जिंदगी है। बढ़िया खा पी रहे थे 10 साल खाए, 10 10 15 साल से चालू हो जाता है, ये जान लीजिए। तो 15 साल में वही झरना लेखा पहाड़ से आया, गिरते 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 फिर एक ऐसे समतल जमीन पे आ जाता है कि कितने जीवन को सार्थक बना देता है। फिर उस पानी का आनंद लोग लेते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, तरह तरह के पानियों का उपयोग करते हैं, तो क्या समतल में आ गए। तो हमारा भी जिंदगी वैसी पहाड़ से कभी कभी गिरता है, नदी नाले में बहता है, फिर समतल में भी आ जाता है। ये आप बात मान के चलिए। अब देखिए आपके जो असाइनमेंट दिया हुआ है उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। असाइनमेंट में बोर्ड ने दिया है, हमने नहीं दिया है। ये हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का दिया हुआ है कि निर्झर में गति है, यौवन है, वो आगे बढ़ते जाता है। धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मत जाता। यानी कवि कहता है कि झरना में केवल एक ही चीज दिखता है, गति। गति मतलब होता है गति, बढ़ना। अपने गति में बढ़ते रहो। अब उस गति में आप ये मत देखो कि हम सुख के रास्ते में बह रहे हैं, कि सुख के रास्ते में बह रहे हैं, कि किस रास्ते से जाएंगे, ऐसा आपको सोचना नहीं है। सिर्फ धुन एक रखना है चलने की, और आप अपने मस्ती में चलते रहिए, मतलब आप अपना कर्म को करते रहिए। कहने का तात्पर्य कवि का ये है। अभी आप सुनेंगे इंसान तो लॉकडाउन है, 10 पास हो जाएंगे, ये बकर सुनेंगे सरकार, तो ऐसे सोचते रह जाएंगे, गति आपकी रुक जाएगी, पता चला कि वही 90 डिवीजन से पास होगा। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लॉकडाउन है तो हम अपनी गति को रोक देंगे तो रुके रहेंगे। आज जो अपने गति में है तो आप बोलेंगे सर वो कैसे 80% आ गया, मेरा तो 33% है। तो आप गति को रोकेंगे तो आपका भी रिजल्ट यही होगा। यानी सिर्फ धुन बढ़ने का मतलब यह है कि आप अपने कामों में बढ़ते रहिए। आपका काम है खाना, पढ़ना, खेलना, तीनों को रेले रहिए। खाइए भी भरपेट, पढ़िए भी भरपेट और खेलिए भी भरपेट। ये आपकी गति है, यही आपका धुन रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई और खिलाई तीनों, तभी आप आगे बढ़ेंगे। कवि कहने का मतलब, कवि का यही तात्पर्य है कि धुन सिर्फ एक है चलने की,
अपनी मस्ती से गाता है। यही धुन बनाए रखिए। झरना भी इसी धुन में चलता है। पहाड़ आए, पत्थर आए, जानवर आए, आदमी आए, सबको घुमाते जिलाते अपने समतल भूमि में चला जाता है। आप भी कोरोना को झेलते हुए करते रहिए। करते करते आप 80 क्रॉस का रिजल्ट बनाइए। आपसे यही उम्मीद है, आपकी यही गति होनी चाहिए। यही हमारे आरसी प्रसाद जी एक घटना के माध्यम से हमको और आपको संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रसंग में आप ये लिख सकते हैं कि कवि ने मनुष्य के जीवन को झरने के समतुल्य वर्णन किया है। मात्र एक लाइन लिखना है इसका नहीं। उनका कहने का कवि का एक तात्पर्य है। ठीक है, और इसके बाद आप लिखेंगे अर्थ। अब ये जो नेट से आप निकालेंगे प्रपंच, जितना मैंने बोला वो प्रपंच को अर्थ में लिखिए, तभी आपका काम सार्थक होगा। अब मान लीजिए कि आप तुम्हें सीधे आ गए, पाठ का नाम लिख दिए, कवि का नाम लिख दिए, तो ये सब आपका गया, समाप्त की ओर चला जाएगा। नंबर नहीं पाएंगे, प्रोजेक्ट तो जमा हो जाएगा लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आपका 4 नंबर का, ये आपका भावार्थ था पद्यांश का। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, तानाशाही क्या है। तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, अपने विचार 3 बिंदुओं पर लिखिए। तो तानाशाह तो आप खुदे हैं, तो आप तो इस बिंदु पर खुद लिख सकते हैं कि तानाशाह होता क्या है। और पाठ में भी आप देखेंगे तो आपको पाठ में मिल जाएगा कि तानाशाह के 3 बिंदु क्या क्या। हाँ, और इसके बाद ये विशेष हो गया। विशेष एक पॉइंट छूट गया था, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। तो विशेष में आपको यह लिखना है कि इस पंक्ति का, इस कविता का भाषा सरल और मधुर है, और एकाध कठिन शब्दों का अर्थ लिख दीजिए, और इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये आपको 1 लाइन 2 लाइन में विशेष को लिख देना है, तब ये कंप्लीट होगा। ठीक है, और आप आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शिव कुमार क्या है। शिव कुमार मजदूर से किसने बताया, और उसके और ब को देखिए। ब को देखिए, हमारे सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया कहावत है, और वही कहावत को हमारा बोर्ड दे दिया है, समझ गए। और उसका नाम है, ये जिंदगी फिर चमक जाए कब, जब कोठी में धान आ जाए। तो जिंदगी फिर चमक जाए, उसको भी कवि ने ये क्वेश्चन आंसर में डाला गया है, समझ गए। तो 1 नंबर देता है कि कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी की चमक जाए। का मतलब ये होता है कि देखिए हमारे भारतवर्ष जो होता है ना, कृषि प्रधान देश है। आप किसी भी त्योहार को उठा के देखिए, उसमें से 80% त्योहार ऐसे हैं जो कृषि से संबंधित है। जब वो कृषि का फसल होगा तो उस त्योहार को मनाएंगे, और जो मान लीजिए जो जैसा त्योहार आएगा उस तरह से उस समय मौसम आएगा। तो ये जो हमारा मौसम अभी का है, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये अगहन महीना है, और यही किसानों का सबसे बड़ा जिंदगी का लक्ष्य है धान पैदा करना, जिसको हम लोग भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। और ये लोग इसी धान के लिए उस बरसात में अपना मेहनत करते हैं। तो इसका आप पाठ का नाम है जिंदगी खेत चमक गया, पाठ का ही नाम। और इसके कवि हैं भगवती लाल सेन, भगवती लाल सेन, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में अपना लिखे कविता कि कोठी माँ धान झलक जाए, ये जिंदगी खेत चमक जाए, झन वह भाव खेती माँ मन के घुस निकाल। ये छत्तीसगढ़िया कविता है। और छत्तीसगढ़ में आप रह रहे हैं तो छत्तीसगढ़िया से दूर भागेंगे तो 5 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, जिंदगी भी चला जाएगा। इसलिए आप छत्तीसगढ़ में रहना है तो छत्तीसगढ़िया से प्रेम करना है, क्योंकि जहाँ का आप अन्न खाएंगे वहां का गुण गाएंगे। आप बिहार में चले जाएंगे तो बिहार का गुण गाएंगे, बंगाल में चले जाएंगे तो बंगाल का गुण गाएंगे। अभी तो सीबीएसई पैटर्न में आ रहा है कि जो राज्य जिस भाषा में पढ़ाना चाहता है वैसा पढ़ाएगा।
और वही हमारा, अब हम लोग छत्तीसगढ़ी में है तो छत्तीसगढ़ से दूर मत भगिए और इसकी भाषा को आप अन्यथा मत लीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए समझिए। तो इस पंक्ति का भाव कवि ने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि कोठी में धान से लग जाए जिंदगी फिर चमक जाए। मतलब किसान को जब धान होता है ना उसके सारे दुख दुख साल भर का भग जाता है, सारे कर्जा महाजन वसूल कर देता है, सबका पढ़ाई लिखाई का फीस जमा कर देता है। क्योंकि अब हम लोग यहाँ तो छोटे से मात्रा में चिरमिरी में है तो नौकरी पर आश्रित है, लेकिन गांव में जाके देखिए जब उनके घर धान आएगा तो सभी लोग के चेहरे पर लालिमा छा जाएगा। जैसे आपके घर में हर महीने धान आता है, पेमेंट आता है तो धान आता है तो लालिमा छा जाता है, उनको साल में एक बार लालिमा छाता है। कब? जब कोठी मतलब होता है वही मिट्टी का बना हुआ धान रखने का एक बर्तन मान सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा रहता है जिसमें 50 बोरी एक साथ समा जाएगा, 100 बोरी भी एक साथ धान को रख सकते हैं, तो कोठी का मतलब वही है। और वही कवि कहता है कि कोठी में धान झलक जाए जिंदगी ठीक चमक जाए। तो यही अगहन महीना यही धान आता है, वही किसानों का जिंदगी बदल देता है और वो आपसे आगे निकल जाता है। आप हर महीने आप पंद्रह लगाती हूँ तो साल में एक बार आता है, तो उसके बारे में भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आपके बुक में भी उपलब्ध है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 7 नंबर का है और ये 7 नंबर लिखने के लिए पाने के लिए आपको बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि जिलेबी जैसा छान दिए अब बोल दिए कि निबंध है तो 7 नंबर तो नहीं मिलेगा, 2-3 मिनट लगेंगे। क्योंकि निबंध का भी एक फॉर्मेट होता है, आप उस फॉर्मेट में यदि लिखते हैं तो आपको 7 में 7 कोई भी देगा, यहाँ दे चाहे राइफल दे, वो आपको 7 नंबर नहीं देगा। तो मैं जैसे आपको पद का बताया फॉर्मेट, वैसे आप थोड़ा निबंध का भी फॉर्मेट समझिए और इसी फॉर्मेट में आप लिखिए, तभी आपको 7 नंबर मिलेगा, अन्यथा 7 नंबर मिलने वाला नहीं है, चाहे कितना वन ऑप्शन आप नेट से लिखते रहिए। तो पहला निबंध का फॉर्मेट होता है प्रस्तावना। ये होता है प्रस्तावना, जो आपको बोर्ड ने निर्धारित किया है 2 नंबर इस असाइनमेंट में। बोर्ड ने निर्धारित प्रस्तावना पर किया है 2 नंबर। इसके बाद प्रस्तावना के बाद आप जिसके बारे में निबंध लिख रहे हैं, जैसे इसमें दिया है स्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों की भूमिका और दूसरा दिया है इंटरनेट आज की आवश्यकता। तो मान लीजिए आपने लिख रहा है इंटरनेट आज की आवश्यकता, तो आपने प्रस्तावना लिखिए, कम से कम प्रस्तावना में 8 से 10 लाइन होना चाहिए। इसके बाद आप जैसे इंटरनेट का लिख रहे हैं तो दूसरा नंबर में लिखिए इंटरनेट के गुण और दोष, और ये गुण दोष 5 नंबर में डिवाइड किया है। और आप जब लिख रहे हैं इंटरनेट का तो लिखिए गुण 10 को पॉइंट, 12 को पॉइंट, 10-12 को उसके अवगुण भी लिखिए, मेरिट डिमेरिट। आप जब तक नहीं लिखेंगे लाभ हानि दोनों का तो आपका निबंध पूर्णतः यानी सही रास्ते पर जाने वाला नहीं है। इसलिए इस फॉर्मेट में चलिए और इसके गुण दोष लाभ हानि लिखिए तब, और अच्छे से लिखिए तो आपको 5 नंबर मिलेगा। इसके बाद जैसे ही आपने लिख दिया दूसरा पॉइंट तो तीसरा में आइए जिसका नाम होता है उपसंहार, जिसको बहुत से लोग बोलते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष, ठीक है जी, ठीक है। तो ये भी बोर्ड ने निर्धारित किया है 2 नंबर, सॉरी नंबर लग रहा है 2-4 है 2 और ये हो गया 4 और ये 1। ये देखिए ये प्रस्तावना 2 और गुण 2 4 और निष्कर्ष का 1 नंबर।
ये 7 नंबर अभी जो फिलहाल असाइनमेंट आपके पास उपलब्ध है आपके मोबाइल में, उसमें तो आप जैसे उसका पूरा नेट यानी इंटरनेट के बारे में जो लिख रहे हैं उसका पूरा एक निष्कर्ष निकाल करके कम से कम 7 से 8 लाइन में लिखेंगे तो आपका ये जो है असाइनमेंट कंप्लीट होगा। और सभी असाइनमेंट में आपको दिया हुआ है अंक भी कितने नंबर का है और शब्द सीमा भी कितने नंबर का है, ये आपको देखते हुए लिखना है। तो ये आपका हिंदी का असाइनमेंट है और अच्छे से लिखिए और लाकर के स्कूल में जाइए और माध्यमिक शिक्षा मंडल से लाभ उठाइए। और अभी तक कोई आदेश ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल में बुलाकर पढ़ाया जाए, हम लोग को भी मजबूरी है, लेकिन संस्था कोशिश कर रही है कि आपको अच्छे से अच्छे आपके तक पढ़ाई का कुछ लक्ष्य पहुंचे और हम लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं। आप लाभ लेने में पीछे मत रहिए। धन्यवाद।